चौहान अपने फ्लैट में बैठा टीवी पर एक दिलचस्प प्रोग्राम देखने में मसरूफ था कि कॉल बेल बज उठी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने रिमोट कंट्रोल से टीवी की आवाज आहिस्ता की और फिर वो उठकर तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? उसने दरवाजा खोलने से पहले आदत के मुताबिक ऊंची आवाज में कहा। तनवीर हूँ, दरवाजा खोलो। बाहर से तनवीर की आवाज सुनाई दी तो चौहान बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि तनवीर कम ही उसके फ्लैट पर आता था। उसने चटखनी हटाकर दरवाजा खोला और ये देखकर चौंक पड़ा कि तनवीर के साथ एक गैर मुल्की नौजवान भी खड़ा था। चौहान एक नजर में ही पहचान गया कि ये गैर मुल्की अतालियन नयाद है। आओ, चौहान ने एक तरफ हटते हुए कहा। गैर मुल्की को देखकर उसके चेहरे पर खुद ब खुद संजीदगी की तह चढ़ गई थी। आओ विलियम, ये मेरा दोस्त चौहान है और चौहान ये विलियम है। अतानिया से आया है, तनवीर ने अंदर दाखिल होकर इन दोनों का एक दूसरे से तारुफ कराते हुए कहा। तो चौहान ने विलियम से न सिर्फ मुसाफिया किया बल्कि उसने रस्मी फिकरात भी बोले, क्योंकि बहरहाल वो मेजबान था। ड्राइंग रूम में उन्हें बिठाकर चौहान ने टीवी ऑफ किया और फिर रेफ्रिजरेटर से उसने जूस के डब्बे निकाले और उनमें सटराट डालकर उसने जूस का एक एक डब्बा तनवीर और विलियम के सामने रखा और तीसरा डब्बा खुद लेकर वो उनके साथ बैठ गया। चौहान, विलियम अतालिया से यहाँ एक मुजरिम के पीछे आया है। इसका ताल्लुक अतालिया की एक सरकारी एजेंसी से है जिसका नाम ताशे है। ताशे ऐसे मुजरिमों के खिलाफ काम करती है जो बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी में मुलविस रहते हैं। तनवीर ने जूस सिप करते हुए चौहान से कहा। तो फिर? चौहान ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि तनवीर उसे लेकर उसके पास क्यों आया है और तनवीर का उससे क्या ताल्लुक है। इसका मतलब है कि अब तुम्हें पूरा पसे मंजर बताना पड़ेगा, वरना तुम्हारा लहजा मजीद खुश्क होता चला जाएगा, तनवीर ने कहा। तो चौहान बेइख्तियार हंस पड़ा। अरे, ऐसी बात नहीं है, ये तो सिर्फ हैरत की वजह से ऐसा हो गया है। लेकिन क्या इसका कोई पसे मंजर भी है? चौहान ने हंसते हुए कहा। हाँ, जब मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस में था तो ट्रेनिंग के लिए अतालिया गया था। वहां मैंने 2 साल तक ट्रेनिंग दी थी और इन 2 सालों के दौरान विलियम मेरा रूममेट भी रहा था और ट्रेनिंग का साथी भी। आज मैं होटल स्टार में लंच करने गया तो अचानक एक मेज पर मुझे विलियम बैठा नजर आ गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैं उसे ट्रेनिंग के दौरान छोड़कर आया था। उसने भी मुझे पहचान लिया और फिर मैंने उसे बताया कि मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस छोड़ दी है और अब एक प्राइवेट एजेंसी में काम कर रहा हूँ। तो उसने मुझे बताया कि वो एक बैनुल अक़वामी मुजरिम का पीछा करते हुए यहाँ आया है और इस मुजरिम को ये गुम कर बैठा है। अलबत्ता उसने आखिरी बार उसे इस बिल्डिंग में देखा था जिसमें तुम्हारा फ्लैट है। उसको यकीन है कि वो इस बिल्डिंग में ही रिहाइश पजीर है। क्योंकि ये बेहद परेशान था इसलिए मैंने उसकी मदद की हामी भर ली और मैं उसे यहाँ तुम्हारे पास ले आया हूँ कि तुम इस बिल्डिंग में रह रहे हो। तुम यकीनन यहाँ के रहने वालों के बारे में जानते होगे, इसलिए तुम उसे तलाश करने में मदद कर सकते हो, तनवीर ने तफसील बयान करते हुए कहा, जबकि विलियम खामोश बैठा हुआ था। क्योंकि तनवीर और चौहान मकामी जबान में बात कर रहे थे और विलियम शायद मकामी जबान से वाकिफ न था, इसलिए वो खामोश बैठा हुआ था। कौन है वो आदमी? क्या नाम है उसका और किस टाइप का मुजरिम है? चौहान ने इस बार विलियम से मुखातिब होकर कहा तो विलियम बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या आप भी एजेंसी से मुतल्लिक हैं? विलियम ने चौहान को गौर से देखते हुए कहा। हाँ, तनवीर जिस एजेंसी में काम करता है मैं भी उसी एजेंसी से ही मुतल्लिक हूँ, चौहान ने जवाब दिया। मिस्टर चौहान, इस मुजरिम का नाम रेमंड है और इसका ताल्लुक कारवे से है
अतालिया में उनका एक नेटवर्क काम कर रहा था जिसे ट्रेस कर लिया गया और रेमिड का पूरा ग्रुप कवर हो गया। लेकिन रेमिड, जो इस ग्रुप का मास्टरमाइंड समझा जाता था, वहां से निकल जाने में कामयाब हो गया। मुझे उसके पीछे भागना पड़ा और फिर मुसलसल ऐसे शवाहिद मिले जिससे मालूम हुआ कि रेमिड अतालिया से काफिरिस्तान और काफिरिस्तान से पाकेशिया पहुंच गया है और मैं भी उसके पीछे यहाँ पहुंच गया। मैंने यहाँ होटलों में उसे ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं ना मिल सका। 2 रोज पहले मैं टैक्सी में इस बिल्डिंग के सामने से गुजर रहा था कि मैंने रेमिड को इस बिल्डिंग से निकलते हुए देखा। जब तक मैं टैक्सी रुकवा कर वापस आया, रेमिड गायब हो चुका था। मैंने यहाँ उसके बारे में इंक्वायरी की, लेकिन यहाँ कोई भी रेमिड को नहीं जानता था, या उन्होंने मुझे गैर मुल्की समझकर टाल दिया। मैं होटल स्टार में रिहाइश पजीर हूँ। मैं लंच करने हाल में आया था कि मिस्टर तनवीर वहां पहुंच गए। फिर तनवीर साहब से जब मैंने इस बिल्डिंग का नाम लिया तो तनवीर ने आपके बारे में बताया कि आप मुस्तकिल इस बिल्डिंग में रहते हैं, इसलिए हम दोनों यहाँ आपके पास आए हैं। विलियम जब बोलने पर आया तो मुसलसल बोलता ही चला गया। रेमिड का हुलिया क्या है? चौहान ने पूछा तो विलियम ने तफसील से हुलिया बता दिया। आप वो हुलिया बता रहे हैं जो पाकेशिया में है, या उसका असल हुलिया यही है? चौहान ने पूछा। नहीं, ये उसका असल हुलिया है, विलियम ने जवाब देते हुए कहा। जिस ग्रुप से रेमिड का ताल्लुक है, वो ग्रुप अतालिया में किस किस्म की दहशतगर्दी में मुलविस है? चौहान ने कहा। ट्रेनों को बमों से उड़ाने से लेकर बड़े बड़े डैमों और पुलों को तबाह करना, विलियम ने जवाब दिया। आप इस रेमिड को पकड़कर क्या करेंगे? चौहान ने कहा तो विलियम बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात, विलियम ने हैरान होकर पूछा। तनवीर खामोश बैठा हुआ था। उसने बातचीत में कोई मदाखलत ना की थी। मतलब ये है मिस्टर विलियम कि रेमिड यहाँ एक फ्लैट में आपको मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे? उसे गिरफ्तार करेंगे, उसे गोली मारेंगे, या आप उसे यहाँ की हुकूमत के हवाले करेंगे? चौहान ने कहा तो तनवीर भी बेख्तियार चौंक पड़ा। शायद उसके ज़हन में ये बात ना आई थी। मैं उससे उस ग्रुप के हेडक्वार्टर के बारे में मालूम करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अतालियन ग्रुप का सरगना है, इसलिए उसे लाजमन हेडक्वार्टर का इल्म होगा। उसे हेडक्वार्टर के बारे में मालूम करके हम उस हेडक्वार्टर का खात्मा करना चाहते हैं, विलियम ने जवाब दिया। ये हेडक्वार्टर आपके ख्याल में कहाँ हो सकता है? चौहान ने कहा। मेरा मतलब अतालियन हेडक्वार्टर से था। वैसे तो सुनना है कि ये बैनुल अक़वामी तंजीम है, इसका मेन हेडक्वार्टर तो न जाने कहाँ होगा, लेकिन हमें उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। हम सिर्फ अतालिया तक महदूद रहते हैं, विलियम ने जवाब दिया। रेमिड यहाँ पाकेशिया में आया है तो लाजमन यहाँ भी उसका ग्रुप होगा, वरना उसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और उस ग्रुप का कोई ना कोई आदमी यहाँ इस बिल्डिंग में मौजूद होगा। अगर उस आदमी का पता चल जाए तो रेमिड को ट्रेस किया जा सकता है, चौहान ने कहा तो तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। चौहान ने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, फ्लैग प्लाजा ऑफिस। राब्ता कैम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। फ्लैट नंबर 208 से चौहान बोल रहा हूँ, चौहान ने कहा। यस सर, फरमाइए, दूसरी तरफ से मुअत्तबाना लहजे में कहा गया। सिक्योरिटी इंचार्ज बाबा जलाल मौजूद होंगे, उनसे बात कराएं, चौहान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। जलाल बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी।
आवाज बलगम ज़दा थी और लहजे से ही लगता था कि बोलने वाला खासी उम्र का आदमी है। चौहान बोल रहा हूँ बाबा जलाल, क्या आप मुझे चंद मिनट दे सकते हैं? चौहान ने कहा। क्या करना होगा मुझे? दूसरी तरफ से कहा गया। सिर्फ मेरे फ्लैट तक आना होगा, चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से बाबा जलाल बेइख्तियार हंस पड़े। ओके, मैं आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया तो चौहान ने शुक्रिया अदा करके रिसीवर रख दिया। बाबा जलाल एक दिलचस्प शख्सियत है। उसे क़ियाफ़ा शनासी के जुनून की हद तक शौक है, इसलिए ये हर आदमी को गौर से देखने का आदी है और फिर हर आदमी के खद्दोखाल के मुताबिक ये उसके किरदार और शख्सियत का तजज़िया करता रहता है। वैसे ये उसका शौक है मुझे भी, चूंकि इस मामले में कुछ सुध-बुध हासिल है, इसलिए मेरी बाबा जलाल से काफी गुफ्तगू रहती है। रेमंड का जो हुलिया विलियम ने बताया है, ये क़ियाफ़ा शनासी की रूह से खासा अहम हुलिया है और ऐसा आदमी इंतहाई सफाक कातिल हो सकता है, इसलिए लामहल्ला बाबा जलाल ने उसके चेहरे का मुतालिया किया होगा, इसलिए उससे इस बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। चौहान ने रिसीवर रख कर वजाहत करते हुए कहा। तो विलियम और तनवीर दोनों के चेहरों पर चौहान के लिए तहसीन के तसरात ऊपर आए, क्योंकि जो कुछ चौहान ने कहा था वो बिल्कुल ही नई बात थी। थोड़ी देर बाद कॉल बेल की आवाज सुनाई दी तो चौहान उठा और उसने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक 60 साल शख्स मौजूद था, जिसके जिस्म पर सिक्योरिटी की मखसूस यूनिफॉर्म थी। अलबत्ता जिस्मानी तौर पर वो खासा मजबूत आदमी दिखाई दे रहा था। आओ बाबा जलाल, अंदर आ जाओ, सलाम दुआ के बाद चौहान ने एक तरफ हटते हुए कहा तो बाबा जलाल अंदर दाखिल हुआ। चौहान ने दरवाजा बंद किया और फिर वो बाबा जलाल को लेकर ड्राइंग रूम में आया और उसने विलियम और तनवीर का तारुफ दोस्तों के तौर पर कराया। बाबा जलाल ने तनवीर और विलियम दोनों के चेहरों का चंद लम्हों में बगौर जायजा लिया और फिर वो चौहान की तरफ मुतवज्जे हो गया, जिसने इस दौरान रेफ्रिजरेटर से जूस का डब्बा निकालकर उसके सामने रख दिया था। अब बताओ क्यों बुलवाया है? कोई खास काम है? बाबा जलाल ने जूस सिप करते हुए कहा। एक आदमी का हुलिया बताता हूँ, पहले वो सुन लें, चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने विलियम का बताया हुआ रेमंड का हुलिया बता दिया। इस हुलिये के आदमी को आज कबल दोपहर प्लाजा से निकलते हुए देखा गया है। हमने सिर्फ ये मालूम करना है कि वो यहाँ किससे मिलने आया था, चौहान ने कहा। क्यों, क्या कोई खास बात है? बाबा जलाल ने चौंक कर कहा। हाँ, ये आदमी दहशतगर्द नेटवर्क से ताल्लुक रखता है और मिस्टर विलियम अतालिया से उसके पीछे यहाँ आए हैं। इनका ताल्लुक अतालिया की एक सरकारी एजेंसी से है। ये मेरे दोस्त तनवीर के दोस्त हैं। क्योंकि इस आदमी को इस बिल्डिंग से निकलते हुए देखा गया है, इसलिए लाजमन ये आदमी यहाँ किसी से मिलने आया होगा और ये हुलिया बताता है कि आप उसे चेक किए बगैर रह नहीं सकते और जहाँ इंतजामिया का ऑफिस है उसके सामने से गुजरे बगैर कोई आदमी प्लाजा से बाहर नहीं जा सकता, चौहान ने कहा। मैं बता तो सकता हूँ चौहान साहब, लेकिन आपने यकीनन उस आदमी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, जिसके नतीजे में प्लाजा की बदनामी होगी, बाबा जलाल ने कहा। आपका नाम दरमियान में नहीं आएगा, ये मेरा वादा रहा और ये कौमी फरीजा है कि ऐसे नेटवर्क का खात्मा किया जाए, चौहान ने कहा। मैंने इस आदमी को सुबह सवेरे आते और फिर 10 बजे के करीब वापस जाते देखा है। ये आदमी क़ियाफ़ा शनासी के लिहाज से पेशावर कातिल लगता है और इस वजह से मैं इस बारे में आपको बता रहा हूँ, वरना शायद न बताता। हमारी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 315 में एक वेस्टर्न कार्मन की खातून मिस बाकरे रहती है। वो गुज़िश्ता 2 माह से यहाँ आकर रहने लगी है। वो नौजवान भी है और खूबसूरत भी, और वो यहाँ किसी नाइट क्लब में काम करती है। खासी खुशहाल खातून है। क़ियाफ़ा शनासी की रूह से ये औरत अच्छे किरदार की नहीं हो सकती।
लेकिन उसकी फितरत में मलमाकारी का अंसर खासा है, इसलिए ये बेहतरीन अदाकारा बन सकती है। बहरहाल ये आदमी जिसका हुलिया आपने बताया है, ये मिस बाकरे के फ्लैट में आया और फिर 10 बजे के करीब वापस चला गया। बाबा जलाल ने जवाब देते हुए कहा। क्या ये पहले भी आता रहता है? चौहान ने पूछा। नहीं, मैंने उसे आज पहली मर्तबा देखा है, बाबा जलाल ने कहा। ओके, बेहद शुक्रिया। वैसे तुम खुद समझदार हो बाबा जलाल, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम इन सारी बातों को भूल जाओगे और मिस बाकरे तक भी ये बातें नहीं पहुंचेंगी, चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, बेफिक्र रहें आप, लेकिन ये बता दूं कि यहाँ कोई हंगामा मुझे पसंद नहीं आएगा। वैसे भी मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ और यहाँ रहने वालों की सिक्योरिटी मेरे फराइज में शामिल है, बाबा जलाल ने उठते हुए कहा। बिल्कुल, फराइज में कोई मुदाखलत नहीं होगी, चौहान ने भी उठते हुए कहा। उसके साथ ही तनवीर और विलियम भी उठ खड़े हुए। बाबा जलाल ने सबसे मुसाफिया किया और चौहान उसे छोड़ने दरवाजे तक गया। चौहान, ये आदमी विलियम के याफा शनासी की रूह से मुजरिम तो हो सकता है, लेकिन मुजरमों के खिलाफ काम करने वाला नहीं हो सकता, इसलिए ख्याल रखना। दरवाजा खोलकर बाहर जाते हुए बाबा जलाल ने आहिस्ता से कहा और फिर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। चौहान ने एक तवील सांस लेते हुए दरवाजा बंद किया और वापस आ गया। अब इस मिस बाकरे से मुलाकात कर ली जाए, क्या ख्याल है? तनवीर ने कहा। मैं खुद ही मिल लेता हूँ, आप दोनों बेशक अलहदा हो जाएं, विलियम ने कहा। ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे दोस्त हो और मैंने जब तुम्हारी मदद का फैसला कर लिया है तो अब आखिर तक निभाऊंगा। आओ, उठो, चलें। मैं देखता हूं कि ये कैसे इनकार करती है, तनवीर ने अपनी आदत के मुताबिक उसीले लहजे में कहा। तनवीर, मिस बाकरे अगर इस दहशतगर्दी के नेटवर्क से ताल्लुक रखती है तो वो आम औरत नहीं होगी और यहाँ हंगामा दुरुस्त नहीं। ये बहरहाल क्लब तो जाती होगी, उसे वहां से आसानी से अगवा करके सिद्दीकी के पास ले जाया जा सकता है, वहां ये जबान खोल देगी, चौहान ने कहा। नाइट क्लब तो वो रात को जाती होगी और फिर हमें उस क्लब का भी इल्म नहीं है। तुम बेफिक्र रहो, कोई हंगामा नहीं होगा। आओ, तनवीर ने कहा। तो फिर एक शर्त है कि तुम और विलियम दोनों खामोश रहोगे, सारी बातचीत मैं खुद करूंगा, चौहान ने कहा। चलो ठीक है, तुम आओ तो सही, तनवीर ने कहा तो चौहान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो तीनों फ्लैट से बाहर आ गए। चौहान ने फ्लैट लॉक किया और फिर सीढ़ियां चढ़कर वो तीसरी मंजिल पर आ गए जहां मिस बाकरे का फ्लैट बताया गया। फ्लैट का नंबर 315 था जिसका दरवाजा बंद था, अलबत्ता साइड पर मौजूद बोर्ड पर मिस बाकरे का कार्ड मौजूद था जिस पर रामन क्लब भी लिखा हुआ था। चौहान ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? चंद लम्हों बाद डोर फोन से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। सिक्योरिटी ऑफिसर हूं मिस, एक जरूरी बात करनी है आपसे, चौहान ने कहा। ओह अच्छा, डोर फोन से आवाज सुनाई दी और फिर एक हल्की सी कटक की आवाज आई जिसका मतलब था कि डोर फोन ऑफ कर दिया गया है। हम उसे धकेलते हुए अंदर ले जाएंगे, चौहान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा और चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला तो सामने एक नौजवान और खूबसूरत लड़की पैंट शर्ट में मलबूस खड़ी थी और चौहान उसे बाजू से पकड़कर तेजी से धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे तनवीर और आखिर में विलियम भी अंदर दाखिल हो गए। क्या क्या मतलब? कौन हो तुम? मिस बाकरे ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। खामोश रहो, हम दोस्त हैं, चौहान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा।
तनवीर ने विलियम के अंदर आने के बाद दरवाजा बंद करके उसे लॉक कर दिया। इत्मीनान से बैठ जाओ मिस बाकरे, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चौहान ने उसे ड्राइंग रूम में ले जाकर कुर्सी पर धकेलते हुए कहा। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मुझे याद नहीं आ रहा, मिस बाकरे ने रोक रोक कर कहा। तुम इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि रेमंड से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? चौहान ने कहा तो मिस बाकरे बेइख्तियार चौंक पड़ी। उसके चेहरे पर हैरत के तसरात ऊपर आए थे। रेमंड? कौन रेमंड? मिस बाकरे ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं उसका हुलिया बता देता हूं और ये भी सुन लो कि इनकार करने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि वो सुबह सवेरे तुम्हारे फ्लैट पर आया था और फिर 10 बजे के करीब वापस गया है, चौहान ने कहा और उसके साथ ही उसने रेमंड का हुलिया बता दिया। ओह ओह, तुम फ्रांसियो की बात कर रहे हो? अच्छा, तुम फ्रांसियो के बारे में पूछ रहे हो। फ्रांसियो मेरा नया दोस्त है, वो रामन क्लब में आया था, फिर हमारी दोस्ती हो गई। मैंने उसे अपने फ्लैट पर आने की दावत दी तो वो सुबह यहाँ पहुँच गया और फिर 2-3 घंटे यहाँ रहकर वो वापस चला गया, मिस बाकरे ने जवाब दिया। क्या काम करता है? उसके बारे में पूरी तफसील बताओ, चौहान ने कहा। मुझे तफसील मालूम नहीं है, मेरी उससे दोस्ती कल रात ही हुई थी और हम पहली बार मिले थे, मिस बाकरे ने जवाब दिया। और इतनी जल्दी ये दोस्ती इस हद तक पहुंच गई कि तुमने उसे फ्लैट पर आने की दावत दे दी, हालांकि सारी रात क्लब में गुजार कर तुम सुबह को यहाँ पहुंची होगी, चौहान ने सख्त लहजे में कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मैं सुबह को सोती हूँ और मेरी दोस्ती फ्रांसियो से ज्यादा तवील भी नहीं थी, लेकिन उसके पास बेपनाह दौलत थी और मुझे दौलत की अशद जरूरत थी। उसने रात को मुझ पर $10,000 खर्च कर दिए और उसने बताया कि 12 बजे उसकी फ्लाइट है और वो काफिरिस्तान जा रहा है, तो मैंने सुबह उसको फ्लैट पर आने की दावत दे दी और फिर वो यहाँ मेरे साथ रहा और उसने जाते हुए मुझे $1,00,000 भी दिए। अब तुम खुद बताओ कि क्या ये सौदा महंगा है? नींद तो मैं आज रात को पूरी कर लूंगी क्योंकि आज मैंने क्लब से छुट्टी करनी है, लेकिन $1,00,000 मुझे किसने देने थे? मिस बाकरे ने बड़े बेबाक से लहजे में कहा। कहाँ है वो $1,00,000? चौहान ने कहा। वो मैंने उसके जाते ही बैंक में जमा करवा दिए थे। मैं इतनी बड़ी रकम यहाँ फ्लैट में रखने का रिस्क कैसे ले सकती थी? मिस बाकरे ने जवाब देते हुए कहा। क्या फ्रांसियो ने तुम्हें खुद बताया था कि वो काफिरिस्तान जा रहा है? अचानक खामोश बैठे विलियम ने मिस बाकरे से मुखातिब होकर कहा। हाँ, और उसके पास बकायदा टिकट भी थी, मैंने खुद देखी थी, मिस बाकरे ने जवाब देते हुए कहा। फ्लाइट नंबर क्या था? चौहान ने पूछा तो मिस बाकरे ने फौरन ही फ्लाइट नंबर बता दिया। चौहान ने साथ रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और फिर फ्लाइट इंक्वायरी का नंबर मालूम करके उसने क्रेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फ्लाइट इंक्वायरी प्लीज, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, लहजा बेहद मौदमाना था। फ्लाइट नंबर 128 से मेरा एक दोस्त काफिरिस्तान जा रहा था। क्या आप कंफर्म कर सकती हैं कि वो इस फ्लाइट पर रवाना हुआ है या नहीं? उसका नाम फ्रांसियो है, चौहान ने कहा। होल्ड कीजिए, मैं कंप्यूटर के जरिए मालूम करके बताती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो सर, चंद लम्हों बाद वही आवाज सुनाई दी। यस, चौहान ने कहा। यस सर, मिस्टर फ्रांसियो फ्लाइट में मौजूद थे और वो काफिरिस्तान पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, शुक्रिया।
चौहान ने कहा और रिसीवर रख दिया। मिस बाकरे, क्या आप बता सकती हैं कि फ्रांसीसियों ने काफिरिस्तान में कहां जाना था? विलियम ने कहा। मेरी उससे इस बारे में भी बात हुई थी। उसने मुझे बताया था कि उसका बैनुल-अक़वामी सतह पर सुच्चे मोतियों का बिजनेस है और उस बिजनेस के सिलसिले में वो अक्सर यहाँ आता जाता रहता है। उसने बताया था कि काफिरिस्तान के दारुल हुकूमत में बाकायदा सुच्चे मोतियों की एक मार्केट है जिसे पर्ल मार्केट कहा जाता है। उसने वहीं जाना है, मिस बाकरे ने जवाब दिया। ओके, थैंक यू। विलियम ने इस तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा जैसे उसका मसला हल हो गया हो, और उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही चौहान और तनवीर भी खड़े हो गए। दोनों ने मिस बाकरे का शुक्रिया अदा किया और फिर वो तीनों फ्लैट से बाहर आ गए। तनवीर और विलियम ने चौहान का शुक्रिया अदा किया और फिर उसे इजाजत लेकर वापस चले गए। लेकिन चौहान उनके जाते ही वापस मिस बाकरे के फ्लैट की तरफ चल पड़ा और दरवाजे पर पहुंचकर उसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? मिस बाकरे की आवाज सुनाई दी। मिस बाकरे, इस बार मैं अकेला हूं और मेरे पास $50,000 कैश मौजूद है, चौहान ने कहा। ओह ओह, अच्छा? दूसरी तरफ से कदरे मुसरत भरे लहजे में कहा गया और कटक की आवाज के साथ ही राब्ता खत्म हो गया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला तो मिस बाकरे सामने मौजूद थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आ जाओ अंदर मिस्टर, मिस बाकरे ने एक तरफ हटते हुए कहा। जलाल, चौहान ने अपना नाम बताते हुए कहा। गुड, अच्छा नाम है। खालिस मर्दाना, मिस बाकरे ने एक तरफ हटते हुए कहा तो चौहान मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो मिस बाकरे ने दरवाजा बंद करके उसे लॉक कर दिया। चौहान चूंकि खुद भी इस बिल्डिंग के फ्लैट में रहता था, इसलिए उसे मालूम था कि इस बिल्डिंग के तमाम फ्लैट लग्जरी अंदाज में बनाए गए हैं और मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ हैं। आओ, क्या पीना पसंद करोगे? और सुनो, कितना वक्त तुम्हें कंपनी के लिए चाहिए? मिस बाकरे ने दरवाजा बंद करके आगे बढ़ते हुए बड़े बेबाकाना लहजे में कहा और साथ ही उसने चौहान का बाजू पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन चौहान एक कदम पीछे हट गया। पहले कुछ खा पी लें, फिर बातें होंगी। वैसे तुम बेफिक्र रहो, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चौहान ने कहा तो मिस बाकरे का चेहरा यकलख्त खिल उठा। वो चौहान को लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। बैठो, मैं शराब ले आती हूँ, मिस बाकरे ने कहा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, चौहान का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और मिस बाकरे की कनपट्टी पर जरब पड़ी और वो चीखती हुई एक तरफ जा गिरी। उसके नीचे गिरते ही चौहान की लात हरकत में आई और कनपट्टी पर पड़ने वाली दूसरी जरब ने उठने की कोशिश करती हुई मिस बाकरे को यकलख्त बेहिस्सो हरकत कर दिया। चौहान ने एक तवील सांस लिया और फिर झुककर उसने मिस बाकरे को उठाया और घसीटकर एक सोफे की कुर्सी पर डाल दिया। फिर उसने एक पर्दा उतारा और उसे रस्सी के अंदाज में बनाकर उसने इस रस्सी की मदद से उसे कुर्सी के साथ इस तरह बांध दिया कि मिस बाकरे आसानी से न खोल सके। चौहान असल में पहली बार ही पहचान गया था कि मिस बाकरे आम लड़की नहीं है, बल्कि बाकायदा तरबियत याफ्ता है, और उसने बाकायदा अदाकारी करके उन्हें मुतमईन कर दिया है। लेकिन चौहान तनवीर और विलियम की वजह से खामोश रहा था। लेकिन उनके जाने के बाद उसने इस मिस बाकरे से असल हकाइक उगलवाने का फैसला कर लिया था। वैसे उसे विलियम की इस बात पर यकीन न आया था कि वो रेमंड से हेडक्वार्टर के बारे में मालूम करना चाहता है। उसे महसूस हुआ था कि विलियम ने जो कुछ बताया है वो बजाते खुद एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन तनवीर की वजह से वो खामोश रहा था, क्योंकि वो तनवीर की फितरत और तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ था। अगर वो कोई ऐसी वैसी बात कर देता तो तनवीर उसे बराह रास्त अपनी तौहीन समझकर उससे उलझ पड़ता। और वैसे भी ये सीक्रेट सर्विस का केस नहीं था,
ये तो चौहान सिर्फ अपने तजस्सुस की गरज से इस मामले में कूद पड़ा था। मिस बाकरे को कुर्सी से बांधकर उसने दोनों हाथों से उसका नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब मिस बाकरे के जिस्म में हरकत के तसुरात नमूदार होने शुरू हुए तो उसने हाथ हटाए और सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में बैठ गया। ये क्या मतलब? ये तुमने मुझे बांधा है? क्यों? ये क्या हो रहा है? होश में आते ही मिस बाकरे ने इंतहाई बुखलाए हुए अंदाज में कहना शुरू कर दिया। उसने उठने और अपने आप को रस्सी की गिरफ्त से आजाद करने की भी कोशिश की, लेकिन चौहान उसी तरह इत्मीनान भरे अंदाज में खामोश बैठा उसे देखता रहा। तुम बोलते क्यों नहीं? मुझे क्यों बांधता है? यकलख्त मिस बाकरे ने चीख कर कहा। मिस बाकरे, मैंने तुम्हें इसलिए बेहोश करके बांधा है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम जैसी जवान और खूबसूरत लड़की की लाश गटर के कीड़ों की जियाफत का सामान बने। हालांकि मुझे उसके लिए बाकायदा मुआवजा दिया गया है, लेकिन तुम मुझे पसंद आई हो, इसलिए फिलहाल मैंने तुम्हें बांधने पर इक्तिफा किया है, चौहान ने सर्द लहजे में कहा। तो मिस बाकरे के चेहरे पर यकलख्त खौफ और हैरत के मिले जुले तसरात उभर आए। क्या कह रहे हो? मुझे कत्ल करने का मुआवजा दिया गया है? तुम्हें क्या मतलब? मिस बाकरे ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मुझे बाकायदा मुआवजा दिया गया है ताकि तुम्हारी जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए, क्योंकि तुमने जिस अदाकारी से काम लेते हुए मेरे दोस्तों को बेवकूफ बनाया है, उसे वो दोनों समझ गए हैं कि तुम इंतहाई तरबियत याफ्ता हो और तुम्हारी जिंदगी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, चौहान ने कहा। मैंने अदाकारी की है? ये क्या कह रहे हो? ये मुझ पर इल्जाम है। मैंने बिल्कुल सच बोला है, मिस बाकरे ने रो देने वाले लहजे में जवाब दिया। दोबारा अदाकारी की तो दूसरा सांस ना ले सकोगी, चौहान ने कोट की अंदरूनी जेब से मशीन पिस्टल निकालते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। उसके चेहरे पर यकलख्त सफाकी सी फैलती चली गई। मम, मैं अब क्या करूं? तुम क्या चाहते हो? मिस बाकरे ने बुरी तरह बुखलाए हुए लहजे में कहा। सुनो, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मुझे बता दो कि रेमंड से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, चौहान ने कहा। रेमंड? कौन रेमंड? मैं तो किसी रेमंड को नहीं जानती, मेरे साथ ने तो फ्रांसियो आया था, मिस बाकरे ने कहा। फ्रांसियो वाकई काफिरिस्तान गया है, तुम्हारी ये बात दुरुस्त है, लेकिन जो शख्स तुम्हारे फ्लैट में आया था वो बहरहाल फ्रांसियो नहीं था। हो सकता है उसका कोई और नाम हो, लेकिन ये बात तय है कि वो फ्रांसियो नहीं था और तुमने बाकायदा हमें चक्कर दिया है, चौहान ने सख्त लहजे में कहा। क्या तुम्हारा ताल्लुक किसी हुकूमती एजेंसी से है? अचानक मिस बाकरे ने कहा। नहीं, हमारा प्राइवेट ग्रुप है, चौहान ने कहा। ये गैर मुल्की जो तुम्हारे साथ आया था ये कौन है? मिस बाकरे ने कहा। वो अपना नाम विलियम बताता है और बकौल उसके उसका ताल्लुक अतालिया की सरकारी एजेंसी से है, लेकिन मुझे उस पर भी शक है, चौहान ने कहा। तुमने अपना नाम जलाल बताया है, बहरहाल जो भी तुम्हारा नाम है ये बता दूं कि जो गैर मुल्की तुम्हारे साथ आया था ये खुद एक बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम का मेंबर है। उस तंजीम का नाम वर्ल्ड वेब या WW है, मिस बाकरे ने यकलख्त संजीदा लहजे में कहा। और तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है? चौहान ने सख्त लहजे में कहा। मेरा ताल्लुक अक़वाम मुत्तहिदा की दहशत गर्दों की कार्रवाइयों से निपटने के लिए बनाई जाने वाली बैनुल अक़वामी तंजीम वॉच एंड हिट से है, जिसका कोड नाम WH है और मैं पाकेशिया में उसकी इंचार्ज हूँ, मिस बाकरे ने जवाब देते हुए कहा। तो चौहान बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा।
तुम वाकई ज़हीन भी हो और बेहतरीन अदाकारा भी। अगर तुम फिल्म इंडस्ट्री का रुख कर लो तो यकीनन बहुत नामवर अदाकारा बनोगी। लेकिन मसला ये है कि तुम्हारी सलाहियतें गलत सिमत में इस्तेमाल हो रही हैं। ना ही दुनिया में कोई WW नाम की तंजीम है और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कोई तंजीम WH है। तुमने मुझे उलझाने के लिए बड़ी जहानत से ये नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन मुझ पर अदाकारी दरअसल असर नहीं करती। इसलिए अब आखिरी बार कह रहा हूँ कि जो कुछ सच है वो बता दो, वरना, चौहान ने आखिर में इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तुम आखिर क्या सुनना चाहते हो? मिस बाकरे ने होंठ चबाते हुए कहा। सिर्फ सच। रेमंड कौन है और तुम्हारे पास क्यों आया था, और असल कहानी क्या है? चौहान ने कहा। तुम इस मामले में क्यों दिलचस्पी ले रहे हो? मिस बाकरे ने कहा। इसलिए कि रेमंड को ट्रेस कर सकूं, चौहान ने कहा। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? मिस बाकरे ने कहा। ताल्लुक है तो तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं, और अब सुनो, आखिरी चांस तुम्हें दे रहा हूं, अब मजीद वक्त जाया ना करो। चौहान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। रेमंड वाकई मेरे पास आया था। वो अतालिया में वेस्टर्न कारमन का एजेंट है। उसने अतालिया में वेस्टर्न कारमन के खिलाफ काम करने वाले एक ग्रुप को ट्रेस कर दिया, लेकिन उस ग्रुप को इसका इल्म हो गया। चुनांचे उन्होंने रेमंड और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई कर डाली। उसके साथी मारे गए, लेकिन ये वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन उसने महसूस किया कि उस ग्रुप का एक आदमी उसके पीछे लगा हुआ है, और उसे भटकाने के लिए वो काफिरिस्तान गया और फिर वहां से यहाँ आया। लेकिन यहाँ भी उसने इस आदमी को चेक कर लिया। मेरा ताल्लुक भी वेस्टर्न कारमन की एक सरकारी एजेंसी से है, और यहाँ मैं वेस्टर्न कारमन के मफादात की निगरानी करती हूँ। यहाँ मेरा पूरा ग्रुप है। उसने मुझे सुबह फोन किया तो मैंने उसे फ्लैट पर कॉल कर लिया। वो यहाँ 10 बजे तक रहा। मैंने इस दौरान उसके वापस वेस्टर्न कारमन जाने के इंतजामात कर दिए, लेकिन मुझे यही खदशा था कि उसके वेस्टर्न कारमन पहुंचने से पहले उसे हलाक किया जा सकता है। इसलिए मैंने अपने एक मातहत फ्रांसियो को कॉल कर लिया। इन दोनों का कद्दोकामत एक जैसा था। ये रेमंड फ्रांसियो के मेकअप और कागजात पर वेस्टर्न कारमन चला गया, जबकि फ्रांसियो रेमंड के मेकअप में यहाँ से निकला। और अब जबकि उसे मालूम हो चुका है कि रेमंड वेस्टर्न कारमन पहुंच चुका है, इसलिए उसने मेकअप तब्दील कर दिया होगा। बस ये है असल बात, मिस बाकरे ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। रेमंड ने तुम्हें इस आदमी के बारे में बताया था जो उसके पीछे लगा हुआ था? चौहान ने पूछा। हाँ, उसने जो हुलिया और कद्दोकामत बताया था वो तुम्हारे साथ आने वाले विलियम का था, लेकिन चूंकि रेमंड वापस वेस्टर्न कारमन पहुंच चुका था, इसलिए मैंने विलियम की परवाह न की थी। मिस बाकरे ने जवाब दिया। वेस्टर्न कारमन में रेमंड का फोन नंबर क्या है? चौहान ने कहा तो मिस बाकरे चौंक पड़ी। तुम क्या करना चाहते हो? मिस बाकरे ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम रेमंड से बात करो और जो कुछ तुमने मुझे बताया है उसे कन्फर्म कराओ, चौहान ने कहा। सॉरी, मेरे पास उसका फोन नंबर नहीं है। उसने हेडक्वार्टर चीफ को रिपोर्ट करना थी। उसके बाद वो कहाँ जाता है, कहाँ नहीं, उसका मुझे इल्म नहीं हो सकता। उसका ताल्लुक अतालिया सेक्शन से है, मेरे सेक्शन से नहीं था, मिस बाकरे ने कहा। उसके पास क्या था जिसके लिए विलियम उसके पीछे लगा हुआ था और जो वो वेस्टर्न कारमन पहुंचाना चाहता था? चौहान ने कहा तो मिस बाकरे बेख्तियार चौंक पड़ी। तुम यकीनन किसी सरकारी एजेंसी के इंतहाई मंजे हुए एजेंट हो। आम लोग ऐसी बात सोच भी नहीं सकते, मिस बाकरे ने होंठ चबाते हुए कहा।
तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ो और जो मैं कह रहा हूँ वो बताती जाओ, वरना मैंने ट्रैगर दबा देना है और तुम चीखते मारती हुई लाश में तब्दील हो जाओगी। वैसे भी मुझे औरतों को हलाक करने में ज्यादा लुत्फ आता है, चौहान ने सख्त लहजे में कहा। उसके पास इस दहशतगर्द तंजीम के वेस्टर्न कार्मन में मौजूद सब हेडक्वार्टर के बारे में फाइल थी, मिस बाकरे ने जवाब देते हुए कहा। उस दहशतगर्द तंजीम का क्या नाम है? चौहान ने पूछा। उसका नाम हार्च है, मिस बाकरे ने कहा। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चौहान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, बल्कि किसी को भी नहीं मालूम, मिस बाकरे ने जवाब दिया तो चौहान ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। अकीर फकीर पुरतकसीर हिज मैदान बंदा नादान अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बज़बान खुद बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से इमरान की शगुफ्तगी से भरपूर और चहकती हुई आवाज सुनाई दी। इमरान की आवाज सुनते ही सामने बैठी हुई मिस बाकरे बेख्तियार चौंक पड़ी। उसके चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए थे, लेकिन उसने जबान से कोई लफ्ज न बोला था। चौहान बोल रहा हूँ इमरान साहब, चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे तुम भी तो मेरे हम वजन हो इमरान। चौहान परेशान, ओ सॉरी, बहरहाल आज हम वजन कैसे याद आ गया, इमरान ने कहा। मैं लॉर्ड प्लाजा के फ्लैट नंबर 315 में मौजूद हूँ। ये फ्लैट मिस बाकरे का है और मिस बाकरे बनती हुई हालत में मेरे सामने मौजूद है। उसने मुझे बताया है कि उसका ताल्लुक वेस्टर्न कार्मन की एक सरकारी एजेंसी से है और उसके पास बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम हार्च के बारे में मालूमात है। अगर आप दिलचस्पी लें तो आ जाएं, वरना मैं ट्रैगर दबाकर उसका खात्मा करने वाला हूँ, चौहान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। अरे अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? मिस बाकरे का आखिर कसूर क्या है? क्या यही कि वो तुम्हारे वाली बिल्डिंग में रहने के बावजूद अभी तक मिस है, इमरान ने चौंक कर कहा। इसका मतलब है कि आपको इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं। ओके, फिर मैं ट्रैगर दबा देता हूँ, चौहान ने कहा। मेरी बात कराओ इमरान से, मेरी बात कराओ, यकलख्त मिस बाकरे ने जोर से चीखते हुए कहा। अरे ये आवाज किसकी है? दूसरी तरफ से इमरान ने कहा। मिस बाकरे की, चौहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इससे मेरी बात कराओ, इस बार इमरान ने संजीदा लहजे में कहा तो चौहान ने उठकर रिसीवर मिस बाकरे के कान से लगा दिया। मैं मिस बाकरे बोल रही हूँ, जूनियर की असिस्टेंट। जूनियर यहाँ आया था तो मैं उसके साथ तुमसे मिलने तुम्हारे फ्लैट पर आई थी, मिस बाकरे ने तेज तेज लहजे में कहा। ओह अच्छा, चौहान से बात कराओ, इमरान की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी तो चौहान ने रिसीवर मिस बाकरे के कान से हटाकर अपने कान से लगा दिया। क्या हुआ इमरान साहब? चौहान ने कहा। तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो चौहान ने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। ये जूनियर कौन है? चौहान ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इमरान का बड़ा गहरा दोस्त है और वेस्टर्न कार्मन में हमारी एजेंसी का चीफ है, मिस बाकरे ने जवाब दिया तो चौहान ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।